हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 40 में, यानी कि 40 में। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको करेंसी मार्केट के बारे में ही, तो थोड़ा और भी ज़्यादा डीपली आपको इसमें नॉलेज मिलेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ करेंसी मार्केट का। और भी अगर इसको और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानना है तो हमारा जो इसके अलावा और भी जो सीरीज आएगी तो उसमें आपको अपग्रेडेड रहेगा, वो प्रो वर्जन है, उसमें आपको मिलेगा। तो आपको बेसिक चीज़ें आपको इसमें जानना है, क्योंकि मैं जितना भी ये सीरीज में मैं बताया हूँ तो पूरे जो है बेसिक चीज़ें मैं बताया हूँ, जो कि आप लोगों को जानना, अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी देख लेते हैं इसमें। और जो आप लोग अगर करेंसी मार्केट के लिए आप पुराना जो सेशन है वो अगर आप नहीं देखे हैं वो भी आप देखिए, 39 सेशन और इसके साथ साथ 11th सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है तो करेंसी मार्केट के बारे में बताया हुआ हूँ बेसिक चीज़ें और भी। तो ये दोनों सेशन देखने के बाद अगर आप ये सेशन देखेंगे 40 सेशंस तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बेसिकलीज। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ये करिए और सब लोग लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर सब लोगों को किया करिए। और मैं हर दिन मिलूँगा आपको लाइव में सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, है ना। अभी इस पे मैं आपको बता देता हूँ कि जितना ही ज़्यादा अगर आप बाज़ार में टाइम एक्सपेंड करेंगे ना तो उतना ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, चाहे आपका वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे जो भी बाज़ार हो। एक एग्जांपल के लिए आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं, तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तो जब आप वो फील्ड में जब आप कंटिन्यूसली जब आप काम करते रहते हो ना, काम करते करते आपके डेज बढ़ते जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाती है। उसी तरह से ये भी है, ये बाज़ार भी है। तो यहाँ पे भी आप जितना ही ज़्यादा लर्निंग में और जितना ही ज़्यादा नॉलेज में जब आप ध्यान रखेंगे ना, उतना ही तेज़ी से आप जो है तो गेन कर पाएंगे अपने नॉलेज को और अपने इनकम को भी गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग बेसिक नॉलेज ज़रूर सब लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है। अभी करेंसी में USD INR का जो भाव दिखता है वह डॉलर का रेट होता है। ये जो आपको भाव दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मैं USD INR ही लगाया हूँ, तो ये डॉलर का ही रेट होता है, ना कि ये INR का रेट होता है, ठीक है। यानी कि 82.63 रुपीज इंडियन रुपी इक्वल टू अ डॉलर, $1 के बराबर होता है, ध्यान में रखना। तो ये जो सब लोग बोलते हैं ना कि USD INR, एक्चुअली USD INR जो है तो एक सिंबल हो गया, और USD यानी $1 और INR यानी अपना रुपया, तो ये भाव जो है दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिक आपको जान के रखना है। और INR को जो है ना RBI जो है तो मॉनिटर करता है, और RBI क्या करता है कि आप लोगों को मैं पहले बताया हूँ कि अगर ज़्यादा उसका भाव बढ़ रहा है अपने करेंसी में, जैसे कि अभी इस टाइम पे 82 रुपीज़ चल रहा है, तो RBI इंटर करेगा, और RBI इंटर करके अगर ज़्यादा भाव बढ़ रहा है तो वो उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, और अगर ज़्यादा नीचे भी चल रहा है तो उसको फिर ऊपर उठाने की भी कोशिश करता है RBI। इसमें सबसे बड़ा लीडर RBI ही है, क्योंकि चाहे कोई भी करेंसी मार्कअप करेगा, आउट ऑफ कंट्री जाएगा या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेगा, ये सब कुछ करेगा, तो आखिर किसी न किसी बैंक से ही करेगा। और जब किसी बैंक से करेगा तो बैंक पैसा कहाँ से लाएगा? डॉलर बैंक तो नहीं दे सकता, तो डॉलर जो है ले करके कौन आएगा? RBI। तो RBI के पास खजाना भरा पड़ा रहता है, और ये जो दूसरे बैंक होते हैं तो जा कर के उससे मांग के लेकर के आते हैं, यानी कि होलसेलर जो है तो RBI है, और ये जितने भी ये बैंक होते हैं तो ये सब जो है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और हम सब कस्टमर हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, और इसमें जो है तो गवर्नमेंट का जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और बेसिकली जो है मैं आप लोगों को मैं बताया हूँ कि 5 ही करेंसीज होती हैं, और उनके बारे में भी आपको देखना चाहिए। अब जो है ये जो करेंसीज होती हैं, तो करेंसी में अगर आपको ध्यान देना है तो 2 तरह से इस पे जो है तो आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 2 तरह से इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है FNO, ठीक है। FNO तो आप लोगों को सबको पता ही है कि FNO मतलब क्या है, राइट। FNO क्या होता है ये आपको पता ही है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को, सब लोगों को ये जानना चाहिए। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है ना गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं ना उस पर ट्रेडिंग होती है सबसे ज़्यादा,
क्योंकि जो ये बॉन्ड होता है आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट निकालता है, गोल्ड बॉन्ड निकाला या फिर और भी दूसरे जो बॉन्ड निकालता है, तो वो बॉन्ड के थ्रू जो है पैसा गवर्नमेंट या आरबीआई या फिर बैंक को बेचने के लिए बोलता है, और जो है वो जब बॉन्ड आते हैं तो सब लोग खरीदते हैं और उसमें जो है फिक्स एक इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, तो जब उसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है तो इसी बहाने बाजार से पैसा जो है इकट्ठा करता है कौन? गवर्नमेंट करता है, यानी आरबीआई करता है। वो आरबीआई के पास पैसा जाता है और आरबीआई वो पैसे को जो है कहीं ना कहीं अच्छी जगह यूज करता है, या फिर कोई ना कोई अगर ज़रूरत होती है उस जगह पे उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये जानना है। अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि जो सीधा देखते हैं उसे ही जो है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि अगर ये जो, अब जैसे कि इसका भाव चालू है, आप ये देख लिए कि भाई इसका भाव इतना चालू है INR का, और इसके साथ साथ आप देख लिए कि और भी जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो भी आप देख लिए। लेकिन आपको ये कहने के लिए सब लोगों को ये आसान हो जाता है कि अरे यार USD INR का भाव इतना है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे एक कंपनी होती है तो कंपनी में जो है तो बहुत सारे वर्कर होते हैं, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब कुछ होता है। उसी तरह से जो है ये जो करेंसी होती है, करेंसी में भी बहुत ज़्यादा इसको मॉनिटर किया जाता है और इसमें बहुत कुछ काम होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कहने की बात है, क्योंकि करेंसी ही किसी भी देश को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए, उसकी अर्थव्यवस्था है। तो यानी कि सबका गुरु जो है यही है, सभी मार्केट का, क्योंकि जब सबके पास पैसा रहेगा तभी आप इसमें ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर पाते हो। हम राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसे सीधा देखा जाता है, और एक होता है डाउनवर्ड यानी कि जैसे कि बाजार अगर गिर रहा है, इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँगा तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर बाजार जो है जैसे यहाँ से ये कंटिन्यू गया, मैं खुद ट्रेड करता हूँ इसके लिए ये सब लेवल लगे हैं, अब यहाँ पर से गया, अब आरबीआई को लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया है रुपया, अब जो है इसको गिराते हैं, यहाँ गिराया, फिर उसके बाद रुका, अब यहाँ पे फिर से ये सस्टेन करना चालू कर दिया है। हो सकता है कि यहाँ पर से एक जंप भी ऊपर मार दे और हो सकता है कि ये नीचे भी आ जाए, ऐसा कुछ है ना, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो जब ये नीचे गिरता है डाउनवर्ड बोलते हैं उसे। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना, एक फॉरवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड हो गया। अभी इस पे जो है कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? बेसिकली इसके जो है ना दो तरह के फैक्टर होते हैं। जो दो तरह के फैक्टर होते हैं वो है, एक डोमेस्टिक फैक्टर होता है और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर होता है। अब डोमेस्टिक फैक्टर मतलब आप समझ गए कि डोमेस्टिक यानी कि उसी देश का यानी उसी कंट्री के बारे में जो भी उसका न्यूज रहेगा, ये सब कुछ, यानी कि उसका जो खरीदी बिक्री रहेगा वो सब चीज़ें हो गया, राइट, डोमेस्टिक। एक्सटर्नल के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, मैं पहले डोमेस्टिक के बारे में बताता हूँ। अब डोमेस्टिक में भी जो है ना 5 तरह के बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें कौन से होते हैं? पहला हो गया डोमेस्टिक में इन्फ्लेशन। अब आप लोगों को ये पता है इन्फ्लेशन डेटा आता है, इन्फ्लेशन डेटा में क्या क्या हो गया, जैसे कि महंगाई डेटा आ गया, उसके बाद जो है तो रेट, इंटरेस्ट रेट हो गया, उसके अलावा जो है तो ये देखा गया कि भाई नौकरी की क्या स्थिति परिस्थिति है। तो ये सब चीज़ें जो डेटा देता है आरबीआई ही देता है इसका भी, तो इन्फ्लेशन डेटा जो होता है ये भी इसमें इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान देना है आपको, चाहे कोई भी कंट्री का हो। और आपको जो है कोई इंडिया बस का आपको ट्रैक नहीं करना है, आपको जो है तो यूएस का भी देखना है, यूके का भी देखना है, और जो भी डेवलप कंट्रीज है ना उनके बारे में भी आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको जो है तो काम चलेगा। इस पर ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि ये तो इंडिया का आपके पास डेटा आया तो ऐसा हुआ है, हो सकता है कि यूएस का अगर डेटा आया, फेड का कोई मीटिंग हुआ, कुछ रेट हाई किया, डाउन किया गया, तो उससे इफेक्ट पड़ता है बहुत ही ज़्यादा अपने करेंसी मार्केट में। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा हो जाता है आरबीआई इंटरवेंशन। अब आरबीआई इंटरवेंशन के कैसा होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आरबीआई इसमें इंटरफेयर करता है। जब भी आरबीआई अगर रेट हाइक करेगा या तो फिर आरबीआई क्या करेगा कि कोई एक पर्टिकुलर वो सेक्टर का, जैसे कि जो है तो अभी जीएसटी का रेट डाउन किया गया है, जीएसटी का रेट इस पर जितना भी एथेनॉल कंपनीज है तो उसमें पहले 18% लगता था, अभी उसमें जो है तो 5% कर दिया गया। तो इसका सबका इफेक्ट जो है तो अपने INR में भी पड़ता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता घटता है तो इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हो जाता है
फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये फाइनेंशियल कैसे होता है, अगर कोई भी बंदा है, समझो मैं हूँ या आप है, कोई भी है, तो अगर आपका जितना ही आपके पास पैसा रहेगा, जो भी रहेगा, आपकी जितनी ही अर्निंग सोर्स रहेगी, और अगर आपका खर्चा कम है, तो जब आपका खर्चा कम रहेगा तो वो टाइम पे क्या होता है कि आपका पैसे का बचत होता है, राइट। और जब ये बचत होगा, सेविंग होगा, तो ये सेविंग होने के कारण आपके पास पैसे रहेंगे और आपको हर एक चीज़ जो है, जो भी आप कुछ खरीदेंगे या फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, जब आपके पास पैसा रहेगा तो आपके पास स्ट्रेस नहीं रहेगा, और इसके साथ साथ आप अच्छा एक बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर आप अच्छी जगह उस वो पैसे को आप लगा सकते हैं, राइट। तो उसी तरह होता है, अपने जो देश होता है वो देश की भी एक बैलेंस शीट होती है। अब ये बैलेंस शीट से ही पता चलता है कोई भी कंट्री का। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान की करेंसी टूट रही है, या इसके साथ साथ श्रीलंका में जो है तो क्राइसिस आया हुआ है, क्यों तकलीफ है ना। तो आपको तभी पता चलता है जब उसका जो है फाइनेंशियल डेटा, यानी कि एक तरह से ITR, इनकम टैक्स जो है उसका होता है। तो इनकम टैक्स से ही पता चल गया ना कि भाई उसका फॉरेन जो रिजर्व है वो ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ जो है तो वहाँ पे जो है खाने पीने के लिए क्राइसिस आ रही है, बाहर से माल नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि उसे डॉलर में पैसा देना है। तो ये सब चीज़ें होने के कारण जो है तो वो देश के बारे में आपको पता चल जाता है कि भाई ये ऐसे ऐसे भुखमरी है, ऐसा ऐसा है। तो वो देश के बारे में आप वैसे नज़रिया रखेंगे, और वो हिसाब से वो देश में फिर आप इन्वेस्टमेंट या फिर आप घूमने के हिसाब से नहीं जाओगे, आप जर्नी करने के लिए नहीं जाओगे। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका जो फाइनेंशियल डिफेंस होता है वो आपको देखना चाहिए, डिफेंस शीट। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए, और हर एक कंट्री के लिए भी जो है देखना चाहिए। अगर आपके पास सेविंग नहीं रहेगी, और आप किसी से अगर आप पैसा भी लेने के लिए जाएंगे, तो पैसा लेने के लिए किसके पास जाएंगे, जो आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे से ज़्यादा इसके पास पैसा होगा, उसी के पास आप जाएंगे, है ना। तो आपके यहाँ कोई भी हो सकता है कोई ऐसा बिजनेसमैन हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा लोन देने वाला बंदा हो, या फिर बैंक के पास जाएंगे। तो जब आप बैंक के पास भी जब आप बार बार लोन लेने के लिए जाएंगे, तो बैंक भी सोचेगा ना यार कि भाई ये ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, हाउसिंग लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लेने के लिए आ गया है, उसके बाद मॉर्गेज लोन भी लेने के लिए आ गया है। तो ये समझ जाएगा बैंक भी कि ये भिखारी टाइप का बंदा हो गया है, समझ गए। तो इतना जल्दी फिर वो भी पैसा देने के लिए फिर आनाकानी करेगा। तो उसी तरह से अगर अब जब इंडिया के पास इतना रिजर्व नहीं रहेगा, या फिर कोई कंट्री के पास नहीं रहेगा, तो दूसरी कंट्री के पास, यानी जो डेवलप कंट्री रहेगा उसके पास पैसे लेने के लिए जाएगा, तो वहाँ पे जो है ये सब चीज़ें देखी जाती है। जैसे IMF है, आप लोगों को पता होगा, राइट, UNO है। तो इनका सबका जो है तो ये सब रोल होता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, तो ये सब जो है तो फंडिंग करते हैं, राइट। तो इनको जो है सब कुछ ये देखते हैं कि भाई कोई भी कंट्री है उसका क्या हालात हैं, राइट। ये चीज़ आपको देखना है। और जितना ही फ्री वाली रेवड़ी बांटी जाएगी ना दोस्त, तो उतना ही देश तो गरीब होना ही होना है। फ्री वाली रेवड़ी से हमारा मतलब ये है कि अगर कोई भी अपने प्रदेश में कोई भी ऐसा पार्टी आए, पार्टी वाले जो है तो पैसा कहाँ से है, वो तो हमारे टैक्स का ही पैसा वो यूज कर रहे हैं ना। जो लाल बत्ती लगा के, नीली बत्ती लगा के इतना सारा जो ताम झाम करते हुए जो घूमते रहते पॉलिटिशियन, तो वो सब इसी तरह से हैं। तो इस पे जो है क्या होता है दोस्त, हमारा ही पैसा जा रहा है ना। वो आएंगे, कमिटमेंट कर देंगे कि हमारा अगर गवर्नमेंट आएगा तो मैं आपको ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा। यार ये सब चीज़ें कहाँ से पैसा आ रहा है, हमारा ही जा रहा है ना। फ्री कहाँ से देगा, वो अपने जेब से तो नहीं दे सकता कोई भी बंदा। और उल्टा जो है तो वो अगर फ्री देने के लिए आ रहा है, तो ये समझ जाना कि हमारा जो पैसा, यानी जो सब लोग ये टैक्स भरे हैं ना, तो वो और भी चोरी करने के लिए आ रहा है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको समझ लेना है। तो इसके लिए जो है ये जो फ्री वाला जो बांटते हैं ना लोग, ये पॉलिटिशियन जो भी बांटते हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जिसके कारण फ्री देने के कारण फिर क्या होता है कि हमारे देश का रिजर्व कम होता है, और फिर जाकर के लोन लेना पड़ता है। देश को भी लोन लेना पड़ता है, उसके साथ साथ प्रदेश को लोन लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई प्रदेश भी अगर लोन लेगा तो वो तो दिखेगा अपने ही देश के ऊपर ना, कि अगर आपके समझो फैमिली वाले में कोई भी लोन अगर लेगा तो यही जाना जाएगा ना कि भाई आपके फैमिली मेम्बर्स का इतना लोन पड़ा हुआ है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंसी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो होता है कैपिटल वर्ड होता है। कैपिटल वर्ड जब भी FIs और DIs जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में,
हमेशा आप कभी भी आप देखोगे, मैं भी मैसेज भी भेजता हूँ, टेलीग्राम में भी सब लोगों को मैं मैसेज भी भेजता हूँ, FIs DIs क्यों देखा जाता है, FIIs और DIIs कितना इन्वेस्टमेंट किए हुए, वो सब चीज़ देखा जाता है। क्योंकि अगर ये FIs जो है जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में आएंगे तो वो बाहर से डॉलर्स लेकर के आएंगे, डॉलर में पैसा लेके आएंगे, और जब डॉलर में पैसा लेके आएंगे तो भारत के पास जो है तो विदेशी मुद्रा बढ़ेगा। जब विदेशी मुद्रा बढ़ेगा तब वो टाइम पे क्या होता है कि इसका रिजर्व बढ़ने के कारण हमारा देश दिखा देता है कि भाई हमारे पास इतना रिजर्व पड़ा हुआ है, वो उसको यूज में लाता है, समझ गए। अब ये यूज में कैसे लाता है कि जब करेंसी मार्कअप किया जाएगा, तो जब करेंसी मार्कअप करेंगे तो करेंसी मार्कअप चार्जेस लगाएगा, और वो मार्कअप करने के बाद वो जो है तो जब चार्जेस लगाएगा तो अपने भी अर्निंग करेगा, जब अपनी अर्निंग करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है तो बड़ी अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये छोटा मोटा नहीं, जब पूरा देश का अगर कुछ लोग जो है तो करेंसी मार्कअप करते हैं, करेंसी मार्कअप करने के बाद घूमने के लिए जाते हैं, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा कैपिटल जो है तो करेंसी मार्कअप होता है, तो बहुत बड़ा कैपिटल भी मिलता है किसको, इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि FIIs DIs जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंसी होती है। और वैसे भी कोई भी अगर आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है आउट ऑफ कंट्री में कहीं पे भी, तो मैक्सिमम जो है जब वो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएगा तो 2.5 लाख डॉलर ही वो जो है तो ये कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इससे ऊपर का कैपिटल नहीं कर सकता है बाय गवर्नमेंट रूल, ठीक है। पहले ज़्यादा था, लेकिन अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आए हैं तब से बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया गया इस पर। क्योंकि विदेशों में जो है स्विस बैंक वगैरह में लोग बोलते थे कि पैसा बहुत ज़्यादा चला गया है, ब्लैक मनी लाइक, एनीवे। फिर उसके बाद करेंट अकाउंट का भी बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट होता है। अब करेंट अकाउंट का कैसे इफेक्ट होता है, ये जो करेंट अकाउंट होते हैं, तो करेंट अकाउंट में जब समझो कि कोई भी कंट्री से कोई भी यहाँ पे अगर जॉब करने के लिए आया है तो उसे भी पैसा दिया जाएगा, जो सैलरीड पर्सन रहेगा उसको भी दिया जाएगा, या फिर बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर को जो पैसा आता है तो वहाँ से डॉलर में आता है, फिर यहाँ पे करेंसी मार्कअप होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, करेंट अकाउंट के थ्रू भी बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, और करेंट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो पैसा जो है ना, जो बैंक रहता है उसके पास वो कैपिटल, बहुत बड़ा कैपिटल भी रहता है। तो जैसे विप्रो कंपनी है, तो विप्रो कंपनी का जितना भी पैसा रहेगा तो वो एक करेंट अकाउंट होगा, और वो करेंट अकाउंट का पैसा से ही सैलरी जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, एक्सपेंसेस जाएंगे, ये सब कुछ रहता है। तो बहुत बड़ा बड़ा कैपिटल रहता है, और वो बैंकों के पास पड़ा होता है कैपिटल, ठीक है। तो उसको जो है तो यूज करते हैं बैंक कुछ टाइम के लिए, और जब वो कंपनी मांगती है तो वो टाइम पे दे दिया जाता है उसे, ठीक है। करेंट अकाउंट का भी होता है। उसके बाद जो है इस पे आता है, मैं आप लोगों को बोला हुआ था एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्रूड ऑयल जो होता है, तो ये क्रूड ऑयल अपने इंडिया में जो है कोई कुआं तो है नहीं, ऑयल का कुआं है नहीं, तो क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। जब इंपोर्ट किया जाता है तो UAE से समझो कि किया जाता है, तो वो टाइम पे क्या होगा कि UAE को हमारा जो है देश कैसे पैसा देगा, डॉलर में देगा। तो जब डॉलर में उसको पैसा देगा तो करेंसी बहुत ज़्यादा मार्कअप होता है, ठीक है। तो जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस कंपनी जो है, तो रिलायंस पेट्रोलियम है, तो वो UAE से मंगाएगा फ्यूल, यानी कच्चा तेल मंगाएगा, फिर यहाँ पे रिफाइनरी करता है, फिर उसके बाद डीजल पेट्रोल अलग अलग भाव में बेचता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो वो जब बड़े बड़े कंटेनर में बैरल आएगा, या तो फिर पूरा पूरा एक एक जहाज आता है इसका फ्यूल का, यानी कच्चा तेल का, तो वो जब आएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, और वहाँ पे करेंसी मार्कअप ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है। क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा रोल होता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल ही अपने इंडिया में, ध्यान में रखना है। तो इसके लिए ही गवर्नमेंट जो है तो बहुत ज़्यादा अपना जो है तो इसमें एग्रेसिव भी दिखाया हुआ है कि EV गाड़ियाँ चलाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इसके साथ साथ जो है तो एथेनॉल में गाड़ियाँ चलने लगी हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये इसका फैक्टर होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद ग्लोबल रिस्क। ग्लोबल रिस्क यानी कि वर्ल्ड वाइज क्या इसका रिस्क होता है उसका, जैसे कि वर्ल्ड में सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो ठीक है, करेंसी भी बिल्कुल सही चल रहा है।
अगर वर्ल्ड में क्राइसिस आ रहा है तो फिर करेंसी भी अपना महंगा होता जाएगा, या तो फिर कोई ऐसा तकलीफ हो गया जैसे कि यूक्रेन और रसिया का वार हुआ, युद्ध हुआ, तो उसका भी इफेक्ट जो है तो बाजार में भी पड़ता है, करेंसी मार्केट में भी पड़ता है, सब में पड़ता है। ठीक है, जैसे कोविड आया तो कोविड के टाइम पे भी बहुत तेज़ी से करेंसी का रेट बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है, ग्लोबल फैक्टर भी इसमें इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद होता है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को ना मिनी गणपति बोला जाता है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स को मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप लोगों को ये करना चाहिए, सर्च करके देखना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है तो ये बताता है कि कौन सी कंट्री के क्या करेंसी का स्टेटस है, उसी हिसाब से जो है तो उनको काउंट करता है और उसके बाद दिखाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप डालोगे ना डॉलर, तो ये आ चुका है डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स जो है तो जब इसमें हम लोग देखेंगे तो यही वाला हम लोग देख लेते हैं, पहला ही है ना। तो जब डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो ये हम लोगों को दिखा रहा है, ये है डॉलर इंडेक्स, और ये 24 घंटा चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग टाइमिंग है तो इसके लिए चलता ही रहता है। तो डॉलर इंडेक्स जो है बाउंड डील जितना ही नीचे रहेगा उतना ही बढ़िया रहता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो डॉलर इंडेक्स भी देखना चाहिए, इसके बारे में मैं फिर आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके मैं आपको बताऊंगा, वो डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डॉलर इंडेक्स के बारे में। उसके बाद जो है तो इमर्जिन का भी बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट होता है। अब ये इमर्जिन क्या होता है, तो इमेजिनेशंस जो होता है इस पे जैसे कि आपको देखना चाहिए डॉलर हो गया, राइट, और इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा पाउंड भी देखना पड़ेगा, आपको एन भी देखना पड़ेगा, और भी इसके साथ साथ जो रियाल है, ये सभी जो करेंसीज है उनको भी आपको देखना पड़ेगा और आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तभी जा कर के इसमें सही होता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर ब्याज कम होता है किसी भी कंट्री में, ठीक है, जैसे कि यूएस में पकड़ लिया, तो यूएस में क्या होता है कि ब्याज दर वहाँ पे ओनली 2% होता है। जापान में उल्टा पैसा देना पड़ता है बैंक को। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस अगर ये सोचता है, यूएस के जो इन्वेस्टर होते हैं कि चलो भाई यहाँ पे 2% मिल रहा है, इंडिया में अगर डालेंगे, एफडी में भी डालेंगे तो 6% मिल जाएगा, ज़्यादा कैपिटल भी लेके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो तो लेके आएंगे, यहाँ पे 4% ज़्यादा मिल जाएगा, नो डाउट। इस पे क्या होता है कि हो सकता है कि वो टाइम पे जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो टाइम पे INR का जो रेट है, तो INR के रेट वो टाइम पे हो सकता है कि चालू हो 82 रुपीज़, राइट, और उसके बाद यही INR का रेट जो है तो घट के आ गया 78 रुपीज़ अगर आ जाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है किसका, वो जो इन्वेस्टर रहेगा उसका। और इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर ही चला जाए एक साल का, क्योंकि कोई भी एफडी में डालेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा तो एक साल के लिए तो कम से कम करने के लिए आएगा, तो एक साल में करेंसी का रेट बढ़ भी सकता है और करेंसी का रेट कम भी हो सकता है, और फिर उसके बाद उसमें GST टैक्सेस वगैरह भी लगेंगे, तो कुल मिलाकर के उसी के रेंज में आ जाता है। इसके लिए लोग जो है तो यहाँ पे शेयर मार्केट में विदेशी लोग जो है तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, FIs DIs जो भी हैं, तो वो इस पर कोई भी FD या बॉन्ड में इतना ज़्यादा पैसा डालना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारा बेसिक चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और जान के रखना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि बाज़ार में इतना सरलता से पैसा कमाना आसान नहीं है कि आए कोई भी और पैसा निकाला और चला गया। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता है, और इन्फ्लेशन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, और उसमें मैं करेंसी की स्ट्रेटजीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।